अजमेर 92 सच्ची घटना पर आधारित फिल्म उन लड़कियों की कहानी है जिन्हें ब्लैकमेल किया गया और उनका यौन शोषण किया गया। सबसे पहले अजमेर के एक स्कूली लड़की को फंसाकर उसके न्यूड फोटोज़ क्लिक किए गए थे और इसके बाद फ़ोटो के आधार पर उसे और लड़कियों को इस खेल में शामिल करने के लिए ब्लैकमेल किया गया था। दोस्तों, अजमेर 92 हो सकता है आपने मूवी देख ली हो, लेकिन असल ज़िंदगी में इसकी क्या पूरी कहानी है आज हम जानेंगे पूरे विस्तार से। लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, क्राइम चैनल पर आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले यही कहना चाहूँगी कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके साथ ही कहानी में लास्ट तक बने रहें और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत बहुमूल्य होते हैं और आपके कमेंट्स का जवाब मैं वीडियो के लास्ट में ज़रूर देती हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, आज कहानी में ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं और सीधा कहानी ही शुरू करते हैं। दुनिया में सूफ़ी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह का स्थान राजस्थान का अजमेर और जगत पिता ब्रह्मा जी के पवित्र स्थल तीर्थराज पुष्कर के कारण धार्मिक पर्यटन नक्शे पर अपनी एक अलग ही पहचान रखता है, जिसे गंगा जमनी संस्कृति के रूप में आज भी जाना और पहचाना जाता है। यहाँ की आबो हवा में सन 1990 से 92 तक कुछ ऐसा घट गुजर रहा था जो न सिर्फ गंगा जमनी संस्कृति को कलंकित करने वाला था, बल्कि अजमेर के सामाजिक ताने बाने का बदनुमा दाग बनकर उभर कर आने वाला था। युवा पीढ़ी पाश्चात्य जगत के आकर्षण में ढल रही थी। शिक्षा, संस्कार और मर्यादाएं कहीं गुम होती जा रही थी। समाज कंटकों और अवसरवादियों में पुलिस का भय और कानून का खौफ तो किसी डिटर्जेंट की धुलाई की तरह साफ होता चला जा रहा था। शासन प्रशासन से जुड़े लोग हों या समाज कंटक, सब हम प्याला हम निवाला बन बैठे थे। पद प्रतिष्ठा के साथ न्याय की कुर्सियों पर बैठने वाले हों या समाज को जागरूक करने और उचित दिशा दिखाने वाले, उनकी जवाबदेही और दायित्वों का बोध सुरसुरा और सुंदरियों के आगे नतमस्तक था। जुआ, सट्टा खेलने वाले, शराब, ड्रग्स का धंधा करने वाले पुलिस संरक्षण में फल फूल रहे थे। तब यहाँ के स्थानीय दैनिक नवज्योति अखबार में युवा रिपोर्टर संतोष गुप्ता की छापी एक खबर ने लोगों को झकझोर कर रख दिया। खबर में स्कूली छात्राओं को उनके नग्न फोटो क्लिक करके ब्लैकमेल करते हुए उनका यौन शोषण किए जाने वाले का पर्दाफाश किया गया था। बड़े लोगों की पुत्रियां ब्लैकमेल का शिकार शीर्षक से प्रकाशित खबर ने पाठकों के हाथों में अखबार पहुंचने के साथ ही भूचाल मचा दिया। क्या नेता, क्या पुलिस, क्या प्रशासन, क्या सरकार, क्या सामाजिक धार्मिक नगर सेवा संगठन से जुड़े लोग सब के सब सहम गए थे। यह कैसे हो गया? कौन है? किसके साथ हुआ? अब क्या करें? कैसे करें? वो ज़माना भले ही सोशल मीडिया का नहीं था, लेकिन कानों कान हुई खुसर फुसर ने खबर को आग की तरह फैलने में जरा भी वक्त नहीं लगा। दरअसल अजमेर के विभिन्न स्कूलों में पढ़ने वाली 17 से 20 साल की 100 से भी ज़्यादा लड़कियों को छद्म बहाने के जाल में फंसाकर उनकी न्यूड फोटो खींचकर ब्लैकमेल कर उनका यौन शोषण करने वाले गिरोह का भांडा जो फूट चुका था। खबर में गिरोह के लोग धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक संगठनों से जुड़े हुए थे और काफ़ी प्रभावशाली बताए जा रहे थे। लिहाजा शासन में मानो भूकंप मच गया। समाज कंटक अपने कुकर्मों के साक्ष्य मिटाने में लग गए तो ओहदेदार अपने उच्च रसूखातों से खुद को बचाने में, पीड़िताओं के परिवारजन अपनी इज्जत के खातिर नगर से अपना नाता तोड़कर दबे पांव अन्यत्र कूच करने की जुगत जुगाड़ में जुट गए। वहीं प्रशासन के लोग शासन के आदेश की पालना में तो उधर शासन अपने सिंहासन और कुर्सी बचाने में व्यस्त हो गया। अजमेर दरगाह के
खुदाम ख्वाजा के परिवार में कई युवा थे शामिल। यहाँ बताते चलें कि अजमेर की शान और पहचान में बदनुमा दाग के अखबारों के जरिए जाहिर होने से पहले अजमेर जिला पुलिस प्रशासन ने गोपनीय जांच में ही यह खुलासा पा लिया था कि गिरोह में अजमेर के सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के दरगाह के खुदाम ख्वाजा यानी खादिम परिवारों के कई युवा रईसजादे भी शामिल हैं। इतना ही नहीं, पुलिस ने यह भी जान लिया था कि राजनीतिक रूप से वे युवा कांग्रेस के पदाधिकारी भी हैं और आर्थिक रूप से बेहद संपन्न भी। जिला पुलिस प्रशासन को यह अच्छे तरीके से पता चल गया था कि पीड़िताओं के सामने आए बिना यदि किसी पर भी हाथ डाला जाएगा तो नगर की शांति और कानून व्यवस्था को सामान्य बनाए रखने का बड़ा जोखिम होगा, और यदि शांति और कानून व्यवस्था संभाल भी लेंगे तो क्या पता इसमें अजमेर के किन किन प्रभावशाली और प्रतिष्ठित परिवारों की बच्चियां प्रभावित होंगी। नगर के कौन कौन पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी या उच्च पदस्थ राजनीतिक जनप्रतिनिधि तक इसके तार जुड़े होंगे, और लिहाजा बहुत ही सोच विचार के बाद स्थानीय जिला पुलिस प्रशासन ने तत्कालीन राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री भाजपा के भैरव सिंह शेखावत को स्थिति से अवगत कराया। बताते हैं कि भैरव सिंह शेखावत ने शांति और कानून व्यवस्था बिगड़ने नहीं देने और अपराधियों को नहीं छोड़ने के स्पष्ट संकेत देते हुए इस मामले में समुचित एक्शन लेने को कहा। बावजूद इसके जिला पुलिस प्रशासन किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सका। उल्टा यह कि इस दरमियान संभावित आरोपियों को अपने खिलाफ इस्तेमाल होने वाले साक्ष्य मिटाने और अजमेर से भाग जाने का अवसर मिल गया। अखबार में स्कूली छात्राओं को अश्लील फोटो के जरिए ब्लैकमेल करने के कांड की पहली खबर प्रकाशित होने के लगभग एक पखवाड़े बाद भी जिला पुलिस और प्रशासन ने कोई ठोस कार्यवाही नहीं की, और इसके बाद युवा पत्रकार संतोष गुप्ता ने दूसरी खबर छात्राओं को ब्लैकमेल करने वाले आज़ाद कैसे रह गए शीर्षक से प्रकाशित किया। इस बार के साथ वह फोटो भी प्रकाशित किए जिससे अजमेर में छात्राओं के साथ हो रहे यौन शोषण को खुली आंखों से देखा जा सकता था। फोटो के प्रकाशन के बाद तो समूचे राजस्थान में जैसे तूफान सा आ गया। तीसरी खबर सीआईडी ने 5 माह पहले ही दे दी थी सूचना शीर्षक से प्रकाशित हुई। चौथी खबर में प्रदेश के गृह मंत्री भाजपा के दिग्विजय सिंह का बयान आया। उन्होंने 1.5 माह पहले ही देख लिए थे अश्लील छाया चित्र। इसके बाद क्या था? जनता ने सड़कों पर उतरकर अजमेर बंद का ऐलान कर दिया। शासन और प्रशासन पर भारी दबाव पड़ा। नगर के जागरूक संगठन गुनहगारों को सजा दिलाने के लिए सक्रिय होने लगे। स्कूल छात्राओं के साथ यौन शोषण का सारा खेल शहर में सुनियोजित तरीके से मुस्लिम समुदाय के प्रभावशाली युवाओं के द्वारा हिंदू लड़कियों के साथ किया जा रहा था। इसे लेकर विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना, बजरंग दल जैसे संगठनों ने मुट्ठियां तान ली। अजमेर जिला बार एसोसिएशन ने मीटिंग कर शहर के बिगड़ते हाल और हालात को लेकर आपस में चर्चा शुरू कर दी और पीड़िताओं के अभाव में अपराधियों को सजा दिलाने के लिए उचित मार्ग खोजना शुरू कर दिया। वकीलों के शिष्टमंडल ने तत्कालीन जिला कलेक्टर अदिति मेहता से मुलाकात की। पुलिस अधीक्षक एम धवन की मौजूदगी में हुई वार्ता में रास्ता निकाला गया कि जिन भी आरोपियों को पहचाना जा चुका है उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत जेल में डाला जाए, जिससे जनता का गुस्सा शांत हो और माहौल सांप्रदायिक न बने। इसी बैठक में यह भी खुलासा हुआ कि जिला पुलिस प्रशासन को सबसे पहले अजमेर के युवा भाजपा नेता और पेशे से वकील वीर कुमार और विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी ने फोटो उपलब्ध कराकर षड्यंत्र पूर्व हिंदू लड़कियों का मुस्लिम युवकों द्वारा यौन शोषण किए जाने की सूचना दी थी। साथ ही यह भी मंशा दर्शाई थी कि यदि कानूनन अपराधियों को नहीं पकड़ा गया तो हिंदू संगठन कानून अपने हाथ में लेने से चूकेगा नहीं। जिला पुलिस प्रशासन ने भाजपा और हिंदूवादी संगठनों की इस चेतावनी से ही थोड़ी सी सक्रियता तो दिखाई।
लेकिन तत्कालीन उप अधीक्षक हरिप्रसाद शर्मा को पहले मौखिक आदेश देकर मामले की गोपनीय जांच करने को कहा। गोपनीय जांच में हुए खुलासे के बाद तो जिला प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। जिला पुलिस प्रशासन ने मामले का खुलासा किए जाने और अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे धकेले जाने के बजाय पूरा प्रकरण ही ठंडे बस्ते में डालने का कवायद कर डाली। तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक ओमेंद्र भारद्वाज ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा किया कि मामला वैसा नहीं है जैसा प्रचारित किया जा रहा है। अजमेर की स्कूली छात्राओं के साथ किसी तरह का भी षड्यंत्र पूर्वक ब्लैकमेल कर यौन शोषण नहीं किया गया है। मामले में जिन 4 लड़कियों के साथ यौन शोषण होने के फोटोग्राफ्स मिले हैं, पुलिस ने उनकी तहकीकात में पाया है कि उनका चरित्र ही संदिग्ध है। पुलिस महानिरीक्षक के बयान अखबारों में सुर्खियों बनने के बाद अजमेर ही नहीं राजस्थान भर में आंदोलन शुरू हो गए। जगह जगह पर मुजरिमों को गिरफ्तार किए जाने की मांग उठने लगी और पीड़िताओं को न्याय देने की आवाज़ बुलंद होने लगी। कस्बे बंद होने लगे। राजस्थान की भाजपा सरकार पर प्रकरण को लेकर भारी दबाव बना। तत्कालीन कांग्रेस नेताओं, जिनमें वर्तमान राजस्थान की कांग्रेस सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस के दिग्गज नेता पूर्व चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा सहित अनेक कांग्रेसी नेताओं ने ही अजमेर में स्कूली छात्राओं के साथ हुए यौन शोषण अपराध की निंदा करते हुए अपराधियों को सजा दिए जाने की मांग उठानी शुरू कर दी। कांग्रेस नेताओं ने प्रकरण की जांच सीआईडी से कराए जाने के लिए भाजपा सरकार पर दबाव भी बनाया। आखिरकार 30 मई 1992 को तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत ने मामला सीआईडी सीबी के हाथों में सौंप दिया और ये ऐलान किया कि अब जांच की जो प्रक्रिया है वह तीव्र हो जाएगी। इसकी सूचना अजमेर जिला पुलिस प्रशासन को मिली तो अजमेर जिला पुलिस प्रशासन ने सीआईडी सीबी के हाथों जांच शुरू होने से पहले ही तत्कालीन उप अधीक्षक हरिप्रसाद शर्मा के हाथों एक सादा पेपर पर प्राथमिकी लेकर उसे दर्ज कर लिया। इससे जिला पुलिस की हद पिटने से बच गई। पहली रिपोर्ट में गोपनीय अनुसंधान अधिकारी होने के नाते हरिप्रसाद शर्मा ने उन 4 अश्लील फोटो का विश्लेषण करते हुए रिपोर्ट दी और जिसमें लिखा था, अजमेर में स्कूली छात्राओं को किसी तरह अपने जाल में फंसाकर उनके अश्लील फ़ोटो खींचे गए और इसके बाद उन्हें ब्लैकमेल किया गया। साथ ही उनका यौन शोषण भी हुआ है और साथ ही साथ उन पर अन्य लड़कियों को लेकर आने का दबाव भी गिरोह द्वारा बनाए जाने की जानकारी मिली है। रिपोर्ट में यह भी लिखा था कि गिरोह में सामाजिक, राजनीतिक व धार्मिक रूप से प्रभावशाली युवा भी शामिल हैं। फोटो के आधार पर अनुसंधान अधिकारी ने 2-3 पीड़िताओं की पहचान होने का भी पुलिस केस में जिक्र किया और मामले की आगे जांच होने पर अन्य अपराधियों के नाम भी सामने आने की संभावना दर्शाई। अजमेर जिला पुलिस द्वारा रिपोर्ट दर्ज होने के अगले ही दिन सीनियर आईपीएस अधिकारी एनके पाटनी अपनी पूरी टीम के साथ अजमेर पहुंच गए और 31 मई 1992 से जांच अपने हाथों में लेकर अनुसंधान शुरू कर दिया। जांच शुरू हुई तो गिरोह में युवा कांग्रेस के शहर अध्यक्ष और दरगाह के आदिम चिश्ती परिवार के फारूक चिश्ती, उपाध्यक्ष नफीस चिश्ती, संयुक्त सचिव अनवर चिश्ती, पूर्व कांग्रेस विधायक के नज़दीकी रिश्तेदार अलमास महाराज, इशरत अली, इकबाल खान, सलीम, जमीर, सोहेल गनी, पुत्तन इलाहाबादी, नसीम अहमद उर्फ टार्जन, परवेज़ अंसारी, मोहिबुल्लाह उर्फ मैराडोना, कैलाश सोनी, महेश लुधानी, पुरुषोत्तम उर्फ जॉन बेस्ली उर्फ बबना एवं हरीश तोलानी नामक अपराधियों के नाम सामने आए। इनमें शामिल हरीश तोलानी अजमेर कलर लैब का मैनेजर हुआ करता था, जहां अपराधी युवक कांग्रेस के उपाध्यक्ष नफीस चिश्ती और अपराधी सोहेल गनी छात्राओं के साथ यौन शोषण की नग्न रील धुलवाने और प्रिंट बनवाने के लिए लाते थे। फोटो प्रिंट के लिए कलर लैब का मालिक
घनश्याम भूरानी के माध्यम से लैब पर आती थी। जानकारी के अनुसार पुरुषोत्तम उर्फ बबना रील से प्रिंट बनाया करता था। यही वह व्यक्ति है जिसके जरिए सबसे पहले स्कूली छात्राओं की नग्न अश्लील फोटो अपराधियों को सबक सिखाने और मुस्लिम युवकों द्वारा छात्राओं का यौनाचार बंद कराए जाने के उद्देश्य से कलर लैब से बाहर निकलकर पहले एक आर्किटेक्ट के पास पहुंचे, फिर वकील के माध्यम से भाजपा नेता वीर कुमार के पास पहुंचे। इससे अपराधी सजग हो गए और उन्होंने साक्ष्य लीक करने वाली कलर लैब के मालिक घनश्याम भूरानी का गला पकड़ लिया। फिर क्या था, मामला प्याज के छिलकों की तरह उतरने लगा। कहते हैं सीआईडी सीबी ने अनुसंधान करते हुए सियासी दबाव में काम किया। यही वजह रही कि जिस फोटो लैब के मालिक, टेक्नीशियन, मैनेजर को सरकारी गवाह बनाया जा रहा था, उसमें से मालिक को तो छोड़ दिया और मैनेजर व टेक्नीशियन को अपराधी बना दिया। आखिर अच्छी मंशा रखने के बाद भी मुलजिम बन जाने तथा अपराधियों द्वारा निरंतर प्रताड़ित किए जाने से निराश एवं हताश पीड़ित होकर पुरुषोत्तम ने जमानत पर रिहा होने के कुछ दिन बाद ही अपनी पत्नी के साथ मिलकर आत्महत्या कर ली थी। स्कैंडल में जिन लड़कियों की फ़ोटोज़ खींची गई थी, उसमें से कई लड़कियों ने आत्महत्या कर अपनी जीवन लीला समाप्त करनी शुरू कर दी थी। उन दिनों में अचानक एक के बाद करीब 1 दर्जन लड़कियों ने सुसाइड कर लिया था। इस घटना में सबसे दर्दनाक बात यह रही थी कि इन लड़कियों के लिए न समाज और न ही घर वाले आगे आए। मामले के खुलासे में यह एक बेहद ही दुखद कड़ी साबित हुई। आरोपियों के सियासी रसूख के चलते कोई भी आगे नहीं आया। हालांकि बाद में फ़ोटोज़ और वीडियोज़ के आधार पर लड़कियों की पहचान की गई, इनसे बात करने की कोशिश की गई, लेकिन समाज में बदनामी के डर से कोई आगे आने को तैयार ही नहीं हुआ। सम साइज के बाद लड़कियों ने मामला दर्ज करवाया, लेकिन धमकियां मिलने के बाद सिर्फ कुछ ही लड़कियां डटी रहीं। इनके बयानों के आधार पर 16-17 आरोपियों की पहचान की गई, जिसमें से एक अलमास महाराज को छोड़कर वर्तमान में सभी आरोपियों को पकड़ा जा चुका है। पीड़ित लड़कियों के आधार पर करीब 16-17 आरोपियों की पहचान हुई। इनमें से अलमास महाराज विदेश में अमेरिका न्यू जर्सी में होना बताया जाता है। मामले में वर्तमान में 5 आरोपियों सोहेल गनी, इकबाल, जमीर, सलीम को छोड़कर सभी की सजाएं पूरी हो गई हैं। जिनकी सजाएं पूरी नहीं हुई हैं वो जमानत पर बाहर हैं। 100 से ज़्यादा इन लड़कियों को आज भी इंसाफ नहीं मिल पाया है। कोर्ट में आज भी मामला दर्ज है। जिन लड़कियों के साथ हैवानियत हुई है उनकी आज उम्र 50 से 54 के पार हो चुकी होगी, लेकिन उनको आज भी इंसाफ का इंतज़ार है। 2018 में इस मामले का मुख्य आरोपी पकड़ा गया। आरोप है कि अजमेर ब्लैकमेल कांड में फारूक नफीस के साथ अनवर मोइजुल्लाह उर्फ पुत्तन इलाहाबादी, सलीम, शमसुद्दीन, सुहेल गनी, कैलाश सोनी, महेश लोदानी, पुरुषोत्तम, हरीश तुलानी वगैरह लड़कियों के साथ यौन शोषण के लिए फार्म हाउस और एक पोल्ट्री फार्म पर ले जाया करते थे। उनका यौन शोषण करते थे और अश्लील तस्वीरों के सहारे ब्लैकमेल भी करते रहते थे। अजमेर ब्लैकमेल कांड जिला अदालत से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट और पॉक्सो कोर्ट के बीच घूमता रहा। शुरुआत में 17 लड़कियों ने अपने बयान दर्ज करवाए और लेकिन बाद में ज़्यादातर गवाही देने से मुकर गई। 1998 में अजमेर की एक कोर्ट ने 8 दोषियों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई, लेकिन राजस्थान हाई कोर्ट ने 2001 में उनमें से 4 को बरी कर दिया। साल 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने बाकी 4 दोषियों की सज़ा घटाकर 10 साल कर दी। इसमें मोइजुल्लाह उर्फ पुत्तन इलाहाबादी, इशरत, अनवर चिश्ती और शमसुद्दीन उर्फ मैराडोना शामिल था। 2007 में अजमेर की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फारूक चिश्ती को भी दोषी ठहराया, जिसने खुद को दिमागी तौर पर पागल घोषित करवा दिया था। 2013 में राजस्थान हाई कोर्ट ने
फारूक चिश्ती की आजीवन कारावास की सज़ा घटाते हुए कहा कि वह जेल में पर्याप्त समय सज़ा काट चुका है। साल 2012 में सरेंडर करने वाला सलीम चिश्ती 2018 तक जेल में रहा और जमानत पर रिहा हो गया। अन्य आरोपियों को भी जमानत मिल गई। वहीं एक आरोपी अलमास महाराज, जो पूर्व कांग्रेस विधायक का करीबी रिश्तेदार है, वह पकड़ा नहीं जा सका और आखिरी में पकड़े गए सोहेल गनी, सलीम चिश्ती, जमीर, इकबाल वगैरह लगभग सभी या तो दोष मुक्त हो गए और या फिर जमानत पर जेल से बाहर आ गए। नफीस और फारूक चिश्ती जो मुख्य आरोपी थे, वह आज भी पूरी शान से जीवन बिता रहे हैं। उधर पीड़िताएं हैं जो अदालत से मिल रहे समन से परेशान होकर अब भी कोर्ट में हाजिर पेशी पर बयानों के लिए आना बंद कर दिया है। बताया जाता है कि इस ब्लैकमेल कांड में शामिल अधिकतर महिलाएं अब दादी व नानी बन गई हैं और उन्हें पेशियों पर आने के लिए भी घर पर झूठ बोलना पड़ता है। इस बात का खुलासा पिछले साल पेशी पर आई एक पीड़िता ने किया था। पीड़िता ने कोर्ट को कहा था कि उनके साथ जो हुआ वह घर पर बता नहीं सकती और उन्हें झूठ बोलकर पेशियों पर आना पड़ता है। ब्लैकमेल कांड के 3 दशक पूरे होने के बाद एक बार फिर मामला सुर्खियों में आ गया है। जुलाई में एक फिल्म रिलीज़ होने जा रही है और फिल्म को लेकर दावा किया जा रहा है कि यह 1992 में अजमेर में हुए इसी ब्लैकमेल कांड की सच्ची घटना पर आधारित है। इसे लेकर अब खादिम समुदाय के साथ मुस्लिम समाज की अन्य संस्थाओं ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। अजमेर दरगाह अंजुमन कमेटी के सचिव सरवर चिश्ती ने कहा है कि पहले कश्मीर फाइल, इसके बाद द केरला स्टोरी और अब अजमेर फाइल्स 92 बनाई जा रही है। जहां भी चुनाव होते हैं उससे पहले इस तरह की मूवी तैयार की जाती है, लेकिन कर्नाटक चुनाव में पब्लिक ने इसको रिजेक्ट कर दिया। इसी तरह अजमेर 92 मूवी में 250 लड़कियों को रेप और ब्लैकमेल का शिकार बताया जा रहा है, जबकि उस समय मात्र 12 लड़कियों ने शिकायत दर्ज की थी। साथ ही इस फिल्म में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह और एक शिक्षण संस्थान को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि दरगाह में ऐसी कोई भी घटना घटित हुई ही नहीं और दरगाह से जुड़े खादिम समुदाय चिश्ती को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। ब्लैकमेल में कई लोग शामिल थे, लेकिन बदनाम खादिम समुदाय को किया जा रहा है। राजस्थान में आगामी दिनों में होने वाले चुनावों को लेकर माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि सच्ची घटना पर आधारित फिल्म अजमेर 92-250 उन लड़कियों की कहानी है जिन्हें जाल में फंसाया गया और उनका रेप किया गया और फिर उन्हें सिलसिलेवार ब्लैकमेल किया गया। इस केस में सबसे पहले अजमेर के एक स्कूल की लड़की को फंसाकर उसके न्यूड फोटोज़ क्लिक किए गए थे और उसके बाद फ़ोटो के आधार पर उसे और लड़कियों को इस खेल में शामिल करने के लिए ब्लैकमेल किया गया था और फिर एक चेन बनती गई जिसमें कई लड़कियां शिकार बनी। सच्ची घटना पर आधारित फिल्म अजमेर 92 को पुष्पेंद्र सिंह ने निर्देशित किया है। फिल्म करण वर्मा, सुमित सिंह, अलका, अमीन, राजेश शर्मा, ईशान शर्मा, महेश बलराज, विजेंद्र काला, मनोज जोशी आदि कई कलाकार शामिल हैं। फिल्म 14 जुलाई को रिलीज़ हो रही है और इसे उमेश कुमार तिवारी ने निर्मित किया है। तो दोस्तों, ये है एक पूरे दिल दहला देने वाले ब्लैकमेलिंग कांड की पूरी सच्चाई। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। अब इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अब शुरू होता है आपके कमेंट्स और मेरे जवाब का सिलसिला। मेरे पास सबसे पहले जो कमेंट आया है वो है रामू पेरियार जी का। रामू पेरियार जी ने कमेंट किया है कि आपका न्यूज़ पढ़ने का स्टाइल बहुत अच्छा लगता है। आपकी कहानी मैं रोज़ सुनता हूँ और आपकी कहानी मुझे अच्छी लगती है। तो रामू जी, आपका तहे दिल से धन्यवाद कि आप रोज़ कहानी सुनते हैं और आप मुझे इतना सपोर्ट करते हैं। आप लोगों का सपोर्ट होता है तभी हम मोटिवेट हो पाते हैं। तो तहे दिल से धन्यवाद कमेंट करने के लिए और इस तरीके से जुड़े रहने के लिए। इसके साथ ही अगला कमेंट आया है नेहा सैनी जी का। नेहा सैनी जी ने कुछ अपनी पर्सनल बात डिस्कस की थी जो कि मैं चैनल के माध्यम में नहीं लेकर आना चाह रही हूँ, लेकिन हाँ, उनको मैं कमेंट के माध्यम से आंसर कर चुकी हूँ। तो नेहा जी, इसी तरीके से जुड़े रहिए और सपोर्ट करती रहिए।
तो चले दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं क्राइम की एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।